चलाता जून। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। आप देख रहे हैं हिंदी खबर की खास पेशकश। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी से मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में तो गर्मी का कहर जारी है। उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप से लोगों के लिए मुसीबत उत्पन्न हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में हालात बेकाबू हो चले हैं। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप और गर्मी के प्रकोप को लेकर हर कोई चिंता में है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप है। 3 बड़े अस्पतालों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग लाइफ सपोर्ट पर हैं। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। हीट वेव से 11 से 19 जून तक मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हीट वेव से 192 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो गर्मी से दिल्ली में अब तक 50 की मौत हो चली है और दिल्ली सरकार ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। सरकारी अस्पतालों को किया गया है सर्कुलर जारी। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे खुली रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीनियर डॉक्टर हर समय मौजूद रहें, यह भी कह दिया गया है। अस्पतालों को लेकर अब सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। हीट वेव को लेकर जिस हिसाब से स्थिति निर्मित हुई है, उस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सर्कुलर जारी किया गया है। गर्मी से दिल्ली में अब तक 50 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है सर्कुलर। यहां तो देश भर में लू का कहर और लू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का निर्देश सामने आया है। अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि लू से बीमार लोगों को इलाज में पहली प्राथमिकता दी जाए, यानी प्राथमिकता के तौर पर उन मरीजों को देखा जाए। जेपी नड्डा ये कहते नजर आए हैं। 27 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 26 से 27 जून तक पश्चिमी यूपी पहुंचने की उम्मीद है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी तकरीबन आपको 5 से 7 दिन और इंतजार करना होगा मानसून का। लेकिन उस बीच जो गर्मी का सितम जारी है, उससे बचने के लिए और उससे बीमार लोगों को प्राथमिकता दी जाए, ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, उससे बचने के लिए भी तमाम उपायों को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं कि लोग कैसे इस भीषण गर्मी से बचें, क्या क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए जब वो घर से निकलते हैं, किस किस चीज़ की उन्हें आवश्यकता रहे ताकि उन्हें किसी तरह की स्थिति उनके साथ विपरीत उत्पन्न न हो। उन्हें अपनी जान की सलामती बनाए रखनी होगी। लू से बीमार लोगों को इलाज में प्राथमिकता दी जाए, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का। 27 जून तक दिल्ली में मानसून पहुंच सकता है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है और 26 से 27 जून तक ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। तो लू को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क हो गया है। दिल्ली सरकार भी सतर्क है। अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बात की जाए पिछले एक सप्ताह में तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर दिल्ली से ही है। अस्पतालों को कह दिया गया है कि आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहें। जो लोग लू और गर्मी की चपेट में आकर बीमार हुए हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे केंद्रीय मंत्री की ओर से बयान आया हो, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी कहते नजर आए कि प्राथमिकता दी जाए उन लोगों को जो कि लू की चपेट में आए हैं या गर्मी से बीमार हुए हैं। और भी कई सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और वो इस लिहाज से भी कि आखिर इस तरह की भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कारण रहे हैं। और इस तरह की उम्मीद तो शायद किसी ने नहीं जताई होगी कि पारा तकरीबन 47-48 डिग्री के पास पहुंच जाएगा। तो डॉक्टर वीके जोशी हमारे साथ, पूर्व डायरेक्टर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लखनऊ से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर वसंत पटेल जी हमारे साथ, सीनियर फिजिशियन, अहमदाबाद से मौजूद हैं।
वसंत सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जो लगातार वीके जोशी सर, जो लगातार ये जो गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या कुछ मुख्य है? कि हम इस समय ग्लोबल वार्मिंग के एक बहुत खराब फेज से गुजर रहे हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग आज से नहीं, करोड़ों साल से होती आई है। लेकिन जिस समय अपने पीक पर थी उस समय हम लोग नहीं थे, मानव का विकास नहीं हुआ था। अब हमको इसे झेलना है, और कम से कम 24 साल से लगातार इसके ऊपर वार्निंग दी जा रही है कि ऐसी समस्याएं आएंगी, जी। लेकिन उन पर कोई सुनवाई होती नहीं है। हम्म। अब कुछ भी करना है, फिलहाल तो सबसे पहला काम है इस समय अपनी जान बचाना। हम्म। लू में बाहर ना निकलिए जहां तक हो सके, जब तक बहुत जरूरी ना हो, वगैरह वगैरह। वो तो डॉक्टर लोग भी बेटर एडवाइस करेंगे। जी पेड़ सर, लगाने की कल्पना बात शायद सब कर किसी रहे ने हैं। नहीं की थी कि भाई इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। जून में ये तो था कि गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, इसीलिए देखा ही होगा आपने कि देश भर में छुट्टियां भी जून की में कर दी जाती हैं, बच्चों की भी। लेकिन ये शायद कल्पना नहीं थी कि 48 डिग्री 49 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। नहीं, आप ये देखिए कि 39 डिग्री तापमान तो कमरे के अंदर है। हम्म। जब आप कंक्रीट से घरी हुई बिल्डिंगों के बीच में जाते हैं तो जो हीट रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो वही 49 जो 59 हो जाता है। जी। तो इतनी ज्यादा कंक्रीटाइजेशन हमने कर दिया है। जरूरत है ग्रीनरी करने की, जो कि ओवरनाइट नहीं हो सकती। हम्म। जरूरत है हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की। हम्म। उसके लिए बहुत सख्त उपाय करने पड़ेंगे। पानी बचाने के लिए बहुत सख्त उपाय करने पड़ेंगे। हो हम्म। सकता है कि कोई कोई उपाय जो है वो थोड़ा जनता को भारी लगे, जी। लेकिन और कोई उपाय है नहीं। मैं और आपसे इसके ये अलावा समझूंगा सर कि सिस्टम किस तरह से इसको लेकर काम कर रहा है आने वाले समय में, चूंकि आप लंबे अरसे तक आपने सेवाएं दी हैं इस दरमियान महकमे को, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले उन मरीजों के लिए भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। डॉक्टर वसंत पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं कि जो इस लू और गर्मी की चपेट में आकर बीमार हुए हैं, उनको किस तरह से बचाव करना चाहिए। और जो लोग सर, बहुत लोग ऐसे हैं वसंत सर, जो कामकाजी लोग हैं, जिनको निकलना ही पड़ेगा चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, वो कैसे बच सकते हैं? जो गर्मी अभी अभी जो कहर आ रहा है, बरस रहा है गर्मी का, 46 से 48 डिग्री तक गर्मी जा रही है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर सडनली हाई हो जाता है, और जो वर्कर लोग होते हैं उनको खास उसको ख्याल करने की जरूरत है। और उसमें पहला नंबर ये है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है बाहर जाने की, हम्म। इतनी ज्यादा गर्मी है, हीट वेव चल रहा है, तो जिसका काम नहीं है वैसे बाहर जाने का, तो वो ज्यादातर 11 से 6 बजे तक बाहर ना निकले, वो पहली बात है। और प्रायोरिटी में ये रखे। दूसरी बात, जिसको जाने के बिना उसकी रोजिंदी कामदनी और आमदनी भी नहीं होगी, तो उसको जाना जरूरी है। ऐसे लोगों को सुबह घर से निकलते हैं जब साथ में 1-1.5 लीटर का पानी का, शरबत का, जूस का बॉटल लेके ही निकले। ज्यादा से ज्यादा पानी, रिपीटेडली बार बार ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना, ये जो गर्मी के सामने वही प्रोटेक्ट कर पाएगा। तीसरी बात है, जो गर्मी में सफेद वस्त्र पहना करे और कॉटन के पहने। कलरिंग और ब्लैक डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जिससे गर्मी एब्जॉर्ब हो जाती है अपने बॉडी के अंदर, और शरीर और व्हाइट कपड़े रहेंगे सफेद जो, तो वो रिफ्लेक्ट करके उसको वापस भेजेंगे, तो थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। कोई भी इंसान को शरीर में वीकनेस लगे, बॉडी एक लगे, हेडेक लगे, चक्कर जैसा आता है, कुछ भी होता है ऐसा, क्योंकि हीट स्ट्रोक पे मरीज को वो पता नहीं चलता है उसका बॉडी का टेम्परेचर 105-6 हो गया, और 105 और उसके ऊपर जो टेम्परेचर चला जाता है जब इंसान बेहोश हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी आपको, कोई भी इंसान को हेडेक लगता है, लेग क्रैम्प्स लगता है, शरीर में दुखान, जोड़ों में दर्द, जी। वीकनेस, ऐसा कुछ भी फील होता है, तो तुरंत डॉक्टर का और अस्पताल का कांटेक्ट करना चाहिए। जी
बिल्कुल सर, और हम समझते हैं, देखते भी हैं, क्योंकि आम जनजीवन में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पर्टिकुलर एक जो मौसम है, एक वेदर कहीं ना कहीं इंसान को प्रभावित करने के लिए, चूँकि जो व्यक्ति फिट है पूरी तरह से वो उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो लोग पहले से कई गंभीर बीमारियों से जूझते हैं उनके लिए बड़ी चिंता हो जाती है कि भाई कैसा मौसम उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वो मैं आपसे समझूंगा दोबारा, लेकिन बीके जोशी सर, आपके पास आते हुए मैं ये समझने की कोशिश करूंगा सर, किस तरह से आप लोग काम करते हैं, क्योंकि आप तो ये पहले से ही जारी कर चुके हैं चेतावनी भी कि भाई हम लोग एक बड़ी तबाही की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। पेड़ों का कटान और ये तमाम सारी जो कंक्रीट के जंगल का जिक्र जो आपने किया सर, उसको लेकर क्या बाकी मंत्रालय और ये कहा जाए कि जो जिम्मेदार महकमों में बैठे लोग हैं वो चिंता करते भी हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं सर? नहीं हो, जो लोग मंत्रालय में बैठे हैं या सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं। एक्चुअल बात होती है फील्ड पर, जहां पर ऑन द स्पॉट। देखिए, मैं अभी इस समय अल्मोड़ा में बैठा हूँ और आपने सुना होगा बहुत आग लगी थी। इतनी आग थी कल शाम तक कि सांस नहीं ली जा रही थी। तो वो आग जो लगी है, इसका मतलब क्या है कि जो जंगल में चौकीदारी कर रहे हैं, जिन लोगों का काम है कि लोगों के ऊपर नजर रखना, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। बिल्कुल। जो जो देहरादून में बैठा है, हेडक्वार्टर में बैठा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो तो डायरेक्टिव इशू कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। सरकार ने एक्शन भी लिया है उसको रोकने के लिए। लेकिन फिलहाल छोड़िए उस बात को। इस समय मुद्दा ये है कि हमारे उत्तर भारत में जो हीट वेव का प्रकोप हुआ है, क्या ऐसा प्रकोप पहले भी हुआ है? जी। ऐसा प्रकोप ह्यूमन हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, अगर आप अर्थ की हिस्ट्री में जाए तो बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत बार हुआ है। और इस बात को लेके हमारे पास बहुत सारे सबूत भी हैं और बहुत सारे इसके ऊपर साइंटिफिक पेपर्स भी छपे हैं, बहुत सारे लेख भी छपे हैं, लेकिन इनको कोई ध्यान तवज्जो नहीं देता। जी। इस मौसम में ये स्थिति जारी रहेगी और खराब होगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाए कि जिससे हमारे जनमानस को नुकसान न हो। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हम बड़ी पुरानी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की। आजकल हॉलो ब्रिक्स की अगर बिल्डिंग बनाई जाएंगी तो उनसे हीट का इतना प्रकोप बिल्डिंग के अंदर नहीं आएगा। आरसीसी के बजाय हॉलो ब्रिक्स की जरूरत है। और कुछ बिल्डिंग बनी है, जैसे कि कलकत्ता का सियालदा स्टेशन है, वो हॉलो ब्रिक्स का बना है, जो नई बिल्डिंग है, उसके अंदर गर्मी पता नहीं चलती। लखनऊ का इमामबाड़ा आप देखिए, ऐसा बना है कि आपको गर्मी पता नहीं चलती। तो आर्किटेक्चर और बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर भी हमको उतना ही ध्यान देना जितना ध्यान हम पेड़ों के ऊपर दे रहे हैं। जी। इसको लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है सर, कुछ ऐसी अपडेट? ये छोटे छोटे, मैं कहूंगा बहुत ही छोटे लेवल पर, बहुत छोटे स्केल पर लोग कर रहे हैं और इसके ऊपर पॉलिसी की जरूरत है। लोगों को इंसेंटिव देने की जरूरत है कि भाई अगर अगर ऐसी बिल्डिंग्स बनाओगे जिससे कि आपका एयर कंडीशनिंग मिनिमम यूज होगा, मिनिमम प्रयोग होगा एयर कंडीशनिंग का, तो आपको इतनी छूट मिलेगी। या जैसे कि आजकल ये और सोलर सर एनर्जी के ये लिए पद्धति तो बहुत पुरानी है, क्योंकि वर्षों वर्ष पहले इमामबाड़े का निर्माण हुआ, और जो आपने सियालदा स्टेशन की बात कही वो आजकल का नहीं बना है। ये तो पद्धति बहुत पुरानी है, तो वो लोग तो जानते थे कि भाई आने वाले समय में इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन आज हम ये सारी चीजें भूल बैठे हैं। हम भूले नहीं है। हम क्या होता है, एक लीक पीटते हैं। इस समय ब्रिक लॉबी टॉप पर है, आरसीसी की लॉबी टॉप पर है। अगर हम इन मेथड्स को चेंज कर देंगे तो वो पूरी की पूरी लॉबी जो इम्पैक्ट उसका हो जाएगा, वो ईंट बनाने वालों का भट्टा बैठ जाएगा। आप जानते हैं जहां से ईंट बनाने के लिए मिट्टी निकाली जाती है, वहां दोबारा मिट्टी बनने में 1000 साल लगते हैं। जी। तो कई तरह से नुकसान हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे खुद ही। हमें इस बात को बहुत गहन चिंतन करना है और ये सोचना है कि कौन सा बिल्डिंग टेक्निक, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल हम यूज करें ताकि आने वाले 50 सालों में ये दिक्कत को कॉम्बैट किया जा सके। बिल्कुल सर, जाहिर तौर पर, और एक दौर हुआ करता था जब इस तरह की स्थिति तो नहीं थी, लेकिन हाँ जो मकान जरूर बनते थे वो कच्ची ईंटों से ही तैयार होते थे और उनका रहने का जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी सर। आज की तरह नहीं कि घर में बैठे बैठे लोग बेहोश हो रहे हैं गर्मी की वजह से। मैं समझने की कोशिश करूंगा सर वसंत सर आपसे। जो जोशी सर ने एक बात बताई वो तो है ही, लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो इन दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी स्थिति जस के तस है। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे बर्फबारी हो रही है भाई, वहाँ जाएं तो आग लगी पड़ी जंगलों में बता रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादा और खतरा उनकी सेहत के लिए।
तो उससे कैसे लोगों को ये माइंड कैसे सेट करना चाहिए कि भाई साहब जो स्थिति आपके पास है आप उससे जूझिए, लड़िए, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। वसंत सर। बिल्कुल। अभी देखो, ये इतना ज्यादा टेम्परेचर ओवरऑल एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा चेंजेस आया है, हम्म। जो जंगल कटने से, हम्म। और अपने देख रहे हैं कितने सालों में काफी जंगल की कटाई हो गई है, उसके सामने नए पौधे बड़े होते नहीं रहे हैं। हम्म। और ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम्म। और जब जंगल में कोई झाड़ वृक्ष होंगे तो ही वो पानी को बादल के स्वरूप में ले आएंगे धरती पर। जी। जब तक जितने झाड़ खत्म हो जाएंगे तब तक तो ये बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है। दिन ब दिन, साल पर साल ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अपने सब झेल रहे हैं। हम्म। तो लोगों को यही करना है। पहला काम तो, एक इंसान है तो कम से कम 10 झाड़ वो लगाए, 10 पौधे लगाए, उसकी जिम्मेदारी से उसको बड़ा करे। पहला काम ये साल में सभी लोगों को करने की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करके जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, उसके लिए भी कुछ प्रॉपर गाइडलाइन एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी करने की जरूरत है। साथ में गर्मी में कैसे बचना है, वो मैंने पहले भी बोला कि आपके पास कूलर, एसी का फैसिलिटीज है तो 48-50 डिग्रीज में आप अफोर्ड कर सकते हो घर में, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जो लोग एसी से कंफर्ट जोन में आ गए हैं, उन लोगों को बाहर जाना है कभी भी तो एकदम से बाहर नहीं जाना चाहिए। एसी से थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा वार्म अप होना चाहिए, थोड़ा बॉडी को एक्लिमेटाइज करना चाहिए, बाद में उसको गर्मी के एनवायरनमेंट में जाना चाहिए। नहीं तो एसी से निकल के कोई बंदा सीधा बाहर गर्मी में चला जाएगा तो उसको हीट स्ट्रोक का चांसेस सर ये जो मौत जो हो रही है पटेल सर, ये मौतों के पीछे क्या मुख्य कारण है? क्या लापरवाही है? ये जो जान जा रही है लोगों की, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है सर? दिल्ली में आप देखिए एक सप्ताह में 50 लोग मर जाते हैं, कारण है हीट वेव। हाँ, हीट वेव में क्या होता है कि बॉडी एकदम से हीट पकड़ लेता है। बॉडी का टेम्परेचर 105 फ़ारेनहाइट से 106, 7, 8 तक भी चला जाता है। जब 105 क्रॉस करता है तो उसको स्ट्रोक बोलते हैं, हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक में इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, साथ में हार्ट रेट है इतना ज्यादा बढ़ जाता है और कार्डियोजेनिक शॉक भी हो जाता है। उसमें लोगों की जान जाती है ज्यादातर। उसका ब्रेन पे जो कंट्रोल होता है थैलेमस का, वो भी चला जाता है इतने हाई टेम्परेचर में। तो सडन डेथ का हीट स्ट्रोक की वजह से यही है। जब भी किसी को लू लगती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो घर पे है तो लोगों को उसको ठंडे पानी से पूरा नहला देना चाहिए। जितना ठंडा पानी वो इंसान के ऊपर डालते रहोगे पूरे बॉडी पे, लोगों को क्या होता है कि भाई सर पे डालो, मगर सर पे इतना ही स्किन कवर होगा। तो मेरी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को ये विनती है, किसी को भी लू लगी है, हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उसका पूरी बॉडी के ऊपर ठंडा पानी डालो, बार बार डालो, पानी चेंज करो। जितना स्किन का सरफेस एरिया कवर होगा उसका, उतना ही जल्दी से उसका बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा जी। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है और सब लोग घर से ही ये शुरुआत कर सकते हैं, तो जिसको हीट स्ट्रोक हुआ उसकी जान बच सकती है। सर हम देखते थे कभी ये स्थिति कि गांव देहात में किसी को लू लग जाती थी, उन्हें कच्चे आम का वो बना के पिला दिया जाता था, उसे आम पन्ना कहते हैं, कच्चे आम और प्याज जी, और उसी से वो लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन आज तो खान पान ही बदल गया लोगों का, बाकी चीज़ें बदल ही गई हैं और आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब तो हर चीज़ पैकेट में आने लगी है और कितनी ताज़ी है, कितनी फ्रेश है, इसके तो भगवान ही मालिक है या फिर वो बनाने वाले। बिल्कुल। जो कच्चे आम और प्याज का जो अपने मुरम्बा बोलते हैं हम गुजराती में, तो उसको मिक्स करके आप उसको थोड़ा शुगर डाल के उसको खिलाते रहोगे तो वो आयुर्वेदिक में भी उसका काफी बड़ा रोल है, जो लू के और हीट स्ट्रोक में। मगर वो खाने से पहले जिसको हीट स्ट्रोक हुआ उसको पूरा ठंडे पानी से नहलाना बहुत ही आवश्यक है, वो अस्पताल में है तो भी या घर पे है तो भी। बिल्कुल, ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि देश जब एक ऐसी विकट महामारी से जूझ रहा था, देश ही नहीं पूरी दुनिया, कोरोना से, तब लोगों ने कहा कि घर में काढ़ा पीजिए और उससे आप अपने आप को
कहीं ना कहीं सुरक्षित रख पाएंगे। ये बहुत बड़ी स्थिति थी और इसे इंडिया में तो खैर हर किसी ने अपनाया ही था सर, लेकिन विदेशों में भी काढ़ा पिया गया था, ये बड़ी बात थी। मैं जोशी सर आपके पास आ रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि कंक्रीट के जंगल सर तैयार कर दिए जा रहे हैं, पहाड़ों में भी अब ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ तक निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती कि जब आपको विकास भी चाहिए, जब आपको हर जगह रास्ते भी चाहिए, जब हर जगह पहुँचने के लिए आपको तमाम सारे उपकरणों की आवश्यकता है, तो फिर एक और तो ये इस दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि भाई एक पेड़ काटोगे तो जेल जाओगे। लेकिन इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सर विकास जिसे नाम दिया जाता है, डेवलपमेंट जो होता है गवर्नमेंट की ओर से, उसमें न जाने कितने लाखों हेक्टेयर वनों को उड़ा दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है। उसका क्या होगा सर? देखिए, मतलब ये है, आज आपने जहां जंगल काटा है वहां वैसी कैनोपी बनने में 100 साल लगेंगे जी। तो 100 जब आपका विकास हो गया 100 साल के बाद वहां जंगल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कौन उनकी छाया का उपभोग करेगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। जी। लेकिन एक बात सोचिए, जरा सा गहराई से सोचिए कि समस्या की जड़ कहां पर है। समस्या की जड़ है हमारी निरंकुश बढ़ती आबादी। क्या किसी सरकार ने आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई किस्म के उपाय किए, कोई किस्म के इंसेंटिव दिए तो कागजी जमा खर्च थे। आबादी जितनी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से हमारे पास मीन्स है नहीं, तो लिहाजा और आने वाले प्रकृति हमारे विपरीत है, तो आने वाले समय में हमको इन बातों को और खराब तरह से झेलना पड़ेगा। आज गर्मी झेल रहे हैं, अभी 2-3 महीने के बाद जाड़ा झेलेंगे, बरसात झेलेंगे, बाढ़ आएगी। ये जो प्रकृति का कोप है ये बढ़ता जाएगा। जी। आप कितने पेड़ आज लगा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगते भी हैं, ऐसी बात नहीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई स्टेट्स का नाम भी आता है। बिल्कुल। वो तो जब 100 साल बाद ही पता चलेगा कितने लगे थे कितने नहीं लगे। बिल्कुल। और मैं ये समझने की और कोशिश करूंगा सर आपसे कि चूंकि आपने उस विभाग में काम किया है जहां आप ये समझने की कोशिश करते हैं हर एक चीज़ का गहन पड़ताल करने के बाद कि इसकी उम्र से लेकर इसके उस दौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं थीं, तो जो आपने जिक्र किया कि ऐसी हीट वेव पहले भी रही हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ कारण थे सर? प्राकृतिक कारण थे जी। प्राकृतिक कारण थे, और आज भी 70% कारण जो है वो प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि हम लोग इस धरती के बादशाह हैं, राजा हैं, हम एसी चला के कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, ऐसी ताकतें हैं जो हमारे टेम्परेचर को, हमारे वायुमंडल को कंट्रोल कर रही हैं जी। तो उनसे हम निपट नहीं सकते। और ये हम जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कहाँ है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम आज की ओर ध्यान देते हैं। आज लू चल रही तो आज पानी पी लें, आज ऐसा हो रहा तो हम ऐसे बचाव कर लें। बिल्कुल। ये सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचने की जरूरत है। आने वाली, हमारी तो कट गई जो कटनी थी, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसको अगर बचाना है तो आप सोचिए आने वाले 80 वर्षों में क्या हाल होगा। उसका तो जीता जागता उदाहरण ये है सर, जरा सी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जरा सी उम्र में लोगों को, बच्चों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं। और वसंत सर बैठे ही हैं, वो देख ही रहे हैं, तमाम सारे केसेस उनके पास ऐसे आते होंगे जिसमें हर कोई ये कहता, जिसे कहते हैं ना कि आश्चर्यजनक, अचंभा टाइप परिवार में हो जाना कि भाई साहब ऐसे कैसे हो गया, इसकी तो उम्र ही क्या है। लेकिन उसका सब कुछ कारण जो जोशी सर ने बताया कि वो भी है एक। और सर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा वसंत सर, बहुत जल्दी से ये थोड़ा सा बताइए, कुछ बच्चों को समझाने की माँ बाप कोशिश भी करते हैं, लेकिन इतने जिद्दी होते हैं कि माँ बाप के सामने तो दिखावा कर लेंगे कि हाँ घर से बाहर जा रहे हैं तो बाइक पे गमछा बांध लिया, हेलमेट लगा लिया, लेकिन जैसे ही 2 कदम निकले तुरंत हेलमेट भी हटा दिया और गमछा भी हटा दिया, फिर निकलते हैं टशन में। ये टशन भारी नहीं पड़ता उन पर? बिल्कुल भारी पड़ता है। और आजकल के बच्चों को कुछ समझाना और पेरेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट हो गया है कि ये डिजिटलाइजेशन और सोशल मीडिया में जो देख के वो लोग उसको ही फॉलो कर रहे हैं, ना पेरेंट्स को। तो वो लोग खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पूरी जानकारी होते हुए भी वो वीडियो बनाने की, रील बनाने की उसमें रहते हैं और उसके हिसाब से अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भूल जाते हैं ज्यादातर केस में, और उसकी वजह से ही फिर वो ये ट्रैप में आ जाते हैं और बीमार भी होते हैं, कई बड़े एक्सीडेंट भी होते हैं। बिल्कुल सर। और ऐसे बच्चों को तो खास तौर पर आप सर जल्दी से कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप और समाज के डर से तो नहीं, लेकिन हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ भी आ जाए वो तुरंत सीख जाते हैं, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। बच्चों और युवाओं
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो इंफॉर्मेशन आती है वो सही 100% सही नहीं होती है। उसको दोबारा काउंटर चेक करना जरूरी है। कुछ भी रील्स बनाने के लिए पहले अपनी खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। अपने पेरेंट्स जो है वो अपने से बड़े हैं, अपने को खुद बच्चों को बड़ा किया है, उनका अनुभव, उनकी जानकारी और उनकी सलाह हर बच्चों को माननी चाहिए। वो बच्चे के भविष्य के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए ही पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स का जो भी एडवाइस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा मैं सभी बच्चों को एक अपील करता हूँ। जोशी सर 10 सेकंड में सर आप कोई एक आखिरी संदेश। दुनिया में बचाना है तो अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। ये न सोचे कि सरकार आपको बचाने आएगी। मैं बात कर रहा हूँ प्रकृति से। तो प्रकृति से बचाव अगर करना है तो प्रकृति के साथ तालमेल में रहिए, प्रकृति के तालमेल में ही आगे का विकास करिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें चर्चा की और बताया लोगों को। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए हिंदी खबर के साथ। खास विशेष पेशकश में इतना। नमस्कार।